मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, किसका पेपर होगा? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये जो पीडीएफ है ये सभी बच्चों को फ्री में अपलोड करूंगा, लेकिन मिलेगी उन्हीं बच्चों को जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का? 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। तो जो जो बच्चा सब्सक्राइब करेगा भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा खरीदना चाहो तो जरूर से खरीद सकता है। ये पीडीएफ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको फ्री में मिल जाएगी। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। इस प्रकार का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इस पे आने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। कौन से? फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे जाओगे कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे जाओगे वहां पर हिस्ट्री सर्च करना है। आपको हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है, इस पर क्लिक कर लेना और फिर उसको बाकायदा पढ़ लेना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश व कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। मतलब राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे और उनका क्या क्या प्रभाव रहा, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। भूमिका: 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। राजनीतिक शून्यता आ गई थी मतलब 1800 शताब्दी के आसपास क्या होता है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद में आपके सामने क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी आपके सामने कुशल जो मुगल शासक है वो आपके सामने उसकी गद्दी पर नहीं बैठता है। जितने भी मुगल शासक आपके सामने बैठते सबके सब क्या रहते हैं? अयोग्य रहते हैं। मतलब इतने योग्य नहीं रहते हैं कि वो मुगलों की जो इतनी बड़ी सत्ता थी जिन्होंने पूरे भारत के ऊपर राज किया था औरंगजेब ने, कुछ तो उसकी भी कमियां थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, पूरा दक्षिण के ऊपर पूरा जोर लगा दिया था और उत्तर की भारत को उसने ना, उत्तर का भारत का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है उत्तरी भारत का, उसको खाली छोड़ दिया और उसके वजह से राजपूत, सिख है ना, बंगाल जैसे छोटे छोटे प्रांत है वो खुद में धीरे धीरे शक्तियां को क्या करने लगे, राजपूत हो गए राजस्थान के, जिन्होंने खुद की शक्तियों को संगठित करके औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार करने लग गए थे। दूसरी बात, जो अकबर ने आपके सामने धार्मिक सहिष्णुता और जो क्षेत्रीय प्रांत के अंदर आपके सामने चाहे राजपूत हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे और अन्य आपके सामने लोग हो गए, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या की थी, एक ऐसी जुगलबंदी तैयार करी थी जिससे क्या हो सके कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता था अकबर का। लेकिन औरंगजेब उसके विपरीत व्यक्तित्व था, वो तो धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। इसके वजह से उसने जो जितने भी चाहे हिंदू सम्राट हो गए, चाहे राजपूत हो गए, चाहे सिख हो गए, इन और चाहे मराठा हो गए, इनके साथ उन्होंने क्या कर ली थी, दुश्मनी भी मोल ले ली थी। और उसके बाद में क्या हो गया, कोई कुशल शासक नहीं आ गया। इसके वजह से क्या हो, जो केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली सल्तनत पर, जो मुगलों की केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे क्या हो गया भाई, आपके सामने जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की बाद में धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लग गया था। इसी शून्यता को भरने के लिए, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से मराठाओं ने राजपूताना राजस्थान में प्रवेश किया। जो आपके सामने यही जो शून्यता आपके सामने जो भर गई थी, जो आपके सामने मतलब जो धीरे धीरे शक्तियां, जो मुगलों की सत्ता कमजोर होती गई थी, उसी सत्ता को कमजोर करने के लिए और दिल्ली सल्तनत पर अपने कब्जा जमाने के लिए और धन की प्राप्ति करने के लिए मराठाओं ने आपके सामने राजस्थान में प्रवेश किया था कि भाई अब मुगलों की जगह कौन लेगा भाई, अब हम ले लेंगे मुगलों की जगह। तो मैंने आपको देखो वो कराया था ना, जब आपके सामने प्रश्नों को कैसे करते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि प्रश्न का करने का तरीका ये होता है कि भाई उनको पहले समझो कि कैसे प्रश्न को करना है। क्यों पॉइंट पहले, सबसे पहले समझो कि घटना घटित हुई तो क्यों हुई। तो ये मैंने पहले भूमिका में बता दिया भाई, ये घटना घटित हुई तो क्यों हुई। अब इसके क्या कारण रहे? पहला है मुगल साम्राज्य की कमजोरी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में मुगल सत्ता कमजोर हो गई और मराठाओं को उत्तर की ओर बढ़ने का मौका मिल गया। क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लग गया। क्या होने लग गया, धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। कब हो गई थी? औरंगजेब
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। उसके बाद में कोई भी प्रसिद्ध या कोई भी कुशल औरंगजेब, अकबर, जहांगीर जैसा या फिर आपके सामने बाबर जैसा सशक्त आपके सामने कोई मुगल शासक नहीं हुआ जो इतनी बड़ी सत्ता को संभाल सके, जिससे जो मराठा या क्षेत्रीय शक्तियां उनको मौका मिल गया आगे बढ़ने का। और उन्होंने क्या किया, जो मराठा है उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ने का मौका मिला और वो उत्तर की तरफ प्रस्थान करने लगे। राजपूतों के आपसी संघर्ष। राजपूत के शासक विशेषकर जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे। तो भाई वही कहते हैं कि फूट पड़े जना, भाई घना फूट पड़े ना, है ना भाई। विभीषण भेद दे जना तो रावण मरिया करे है, घरा भेद पड़े जना कोई नुकसान है करे। तो भाई वही बात है, आपस में जयपुर के, जोधपुर के और जो उदयपुर के जो उत्तराधिकारी, जो आपस में जो राजा है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, युद्ध कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी का फायदा भी मराठाओं ने समझा। उन्हें पता चल गया कि जो राजपूत शासक है ये भी एकजुट नहीं है और इनके संरक्षण देने के लिए कोई मुगल या कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं है। तो इस समय हमारे पास वो मौका है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष 1734 में रानी अमर कुमारी ने मराठा सरदार मल्ला होलकर को धन देकर अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। तो अब आपके सामने क्या भाई, जो बूंदी में जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष देखने को मिला, उसमें रानी अमर कुंवरी ने क्या किया था, मराठा सरदार हुआ करते थे मल्लहराव होलकर को धन दिया और कहा कि भाई आओ, तुम्हारे पास शक्तियां हैं और आप हमें इस जो उत्तराधिकार की जो राजपूतों में लड़ाई चल रही है उसको जीतने में क्या करो, हमारी मदद करो, हमें केंद्रीय शक्ति के रूप में बनो। यह राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठाओं का पहला हस्तक्षेप था और यह वो पहला मामला हुआ जब मराठा है वो आपके सामने क्या है भाई, लड़ने के लिए आए राजस्थान के अंदर। क्या हुआ, ये वो पहला मामला था जब मराठा है उन्होंने पहली बार ट्राई किया, पहली बार प्रयास किया राजस्थान में लड़ाई के लिए, राजस्थान में युद्ध के लिए। समझ में आ गया। धन की लालसा। मराठाओं की अर्थव्यवस्था लूट, चौथ व कर वसूली पर टिकी थी। राजस्थान में आपके सामने भाई कर काफी वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि हम एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे से काफी ज्यादा व्यापार होकर जाता था। चाहे आपके सामने अरब की तरफ व्यापार करें, चाहे दक्षिण भारत की तरफ, राजस्थान से बहुत से रास्ते निकलते थे। उसके लिए चुंगी व टैक्स लिया जाता था, जिसमें आपके सामने जो चौथ कर हुआ करता था, 1/4 मतलब जितनी उपज होगी भाई उसका 1/4 हिस्सा आपके सामने कर के रूप में लिया जाता है, उसको चौथ कर के नाम से जाना जाता है। वो भी वो प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने राजस्थान को दुधारू गाय समझा और राजाओं को डराकर भारी धन वसूलने के लिए यहाँ पर प्रवेश किया। उन्होंने क्या कहा, उनकी ये समझ थी कि यहाँ के राजा धीरे धीरे कमजोर हो चुके हैं, उनके पास इतनी शक्तियां नहीं पहुंची बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कमजोर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपके सामने पैसे कमाने के लिए इनको डरा धमका कर पैसे ले लेंगे। राजस्थान पे मराठाओं का क्या प्रभाव हुआ? पहला, आर्थिक विनाश। मराठाओं ने चौथ और सरदेशमुखी नाम पर बार बार आक्रमण कर दिया। मतलब मराठाओं ने क्या किया, चौथ और आपके सामने, चौथ मतलब कितनी जितनी उपज होती है ना उसका 1/4 चौथा हिस्सा जो टैक्स के रूप में लिया जाता है उसको चौथ बोला जाता है। सरदेशमुखी 1/10वां हिस्सा होता है। इस टैक्स के नाम पर बार बार आक्रमण किया, मतलब भाई तुम हमें टैक्स नहीं दे रहे हो, इसके नाम पर उन्होंने आक्रमण किया और राजपूतों को बुरी तरीके से लूटा। और क्या क्या, उनको आपके सामने भाई लूटपाट मचाई। यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर उनके द्वारा खूब सारी लूटपाट मचाई गई। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कृषि और व्यापार नष्ट हो गया। जिससे क्या हो गया भाई, आपके सामने अगर कोई भी शक्ति होती है जो लूटपाट मचाती है, जिसकी वजह से भाई धन है वो यहाँ से वहां की तरफ जाता है, तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था कमजोरी होती है। तो इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होने लग गई और कृषि तथा व्यापार नष्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर जो कृषि और जो व्यापार हुआ करता था वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। राजनीतिक कमजोरी। लगातार हमले और धन देने के कारण राजपूत राजा अत्यंत कमजोर और शक्तिहीन हो गए। क्या हो गए, लगातार जो राजपूतों पे हमला हो रहा था, क्या हो रहा था, जो लगातार राजपूतों पे हमला हो रहा था, इसके कारण जो राजपूत राजा है, क्या है, राजपूत राजा है वो कमजोर हो गए और आपके सामने शक्तिहीन, मतलब उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं बची थी खुद को बचाने के लिए, जिससे उनकी सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई। जिससे भाई सेनाएं किससे चलती हैं, पैसे चलती हैं। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, जितनी ज्यादा धन संपदा होगी, वैसी आपके सामने क्या आपकी सेना अच्छे से काम करेगी।
तो यही है, उनके पास ना धन बचा था ना धन संपदा बची थी। इससे राजाओं, अब जो आपके सामने जो राजपूत राजा हैं वो कमजोर होने लगे, उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी, जिससे उनके पास शक्तियां भी नहीं बची, युद्ध लड़ने के लिए उनकी सेना भी कमजोर होने लगी। ब्रिटिश सत्ता का मार्ग प्रशस्त। मराठाओं और पिंडारियों के आतंक से परेशान होकर अंततः राजपूत राजाओं ने सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की संरक्षण ली। वैसे आपके कहते हैं भाई अंग्रेज का उस समय ये नियम चला रखा था क्या कि भाई कोई भी राजा चाहे ना तो वो हमारा संरक्षण ले सकता है, हमसे संधि कर सकता है। बस उसमें क्या होगा कि उसकी जो दूसरे वाला राजा, अगर आप पे भारतीय राजा अगर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना ना उस राजा की सहायता करेगी। सहायक संधि के नाम से उसको जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस। वो सहायक संधि में यही था कि कोई भी राजा है ना, वो उस पे अगर कोई बड़ा राजा आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना उसका साथ देगी, उसके बदले अंग्रेजी सेना को जितना भी टैक्स लगेगा, जितनी भी वेतन लगेगा वो देगा, और सारा का सारा खर्च वो राजा खुद वहन करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो मराठाओं ने बार बार इनको परेशान कर रखा था राजपूतों ने, तो राजपूतों को, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लास्ट में भाई अंग्रेजों से हाथ मिलाने की इनकी मजबूरी हो गई कि कैसे भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया जाए, ताकि जो अपने जो मराठा है जो इनको बार बार आक्रमण कर रहे हैं, इससे हम बच सके। मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश को स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए नहीं था। उनकी लालसा को यह नहीं थी कि हम यहाँ पर स्थायी साम्राज्य के निर्माण कर ले, नहीं, बल्कि यह था कि वो केवल धन लूटने का अभियान था। मतलब वो सिर्फ भाई पैसा कमाना चाहते थे, धन लूटना चाहते थे, इसीलिए वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, जिसने राजपूताना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसने जो राजस्थान जो राज्य है उसको काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया। नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, कौन सा पेपर होगा, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है ना। साथ के साथ ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं इसके फ्री में नोट्स दूंगा मैं आपको, लेकिन अगर फ्री में नोट्स प्राप्त करने हैं तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो पीडीएफ फ्री में डाल दूंगा आपके लिए। और आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, वहां से जाकर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो जरूर से खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है, राजपूत राज्य द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियों करने के कारण का विश्लेषण कीजिए। मतलब जो राजपूत राज्य हैं, अनेक जो राजपूत राज्य हैं, उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने क्यों की, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, उन सभी कारणों का अपन क्या करेंगे भाई, विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, उन सभी कारणों का अपन विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए, 1818 की संधियां राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्या था, जो 1818 की जो संधियां रही है, 1818 की जो संधियां रही हैं वो राजस्थान का इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। क्या थी, राजस्थान का जो इतिहास था उसके अंदर एक बहुत बड़ी घटना के रूप में उसको देखा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने जो राजस्थान की जो सभ्यता रही है, राजस्थान की के अंदर जितने राजा महाराजा रहे, उन्होंने अपने जमीन के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जो सब कुछ न्यौछावर किया था, अपनी जान। हमारी जो मिट्टी है इसने आपके सामने पानी से ज्यादा रक्त रंजित रही है, रक्त को सींचा है। सब कुछ हमने, चाहे जो मुस्लिम आक्रांताएं जो 11वीं शताब्दी से जो लगातार आपके सामने 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी से लेकर जो लगातार भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो एक ढाल बनकर दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए ढाल बनकर राजपूत राजा है, उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी थी। जितने भी जो आपके सामने जो राजस्थान के जो राजा रहे प्रमुख, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, इसमें चाहे भरतपुर के जाट हो, चाहे आपके सामने राजपूत राजवंश हो, जो भी राजवंश आपके सामने जिन्होंने राज किया, सबने भाई आपके सामने जो लोहा लेने का प्रयास किया और अपने राजस्थान की मातृभूमि पर किसी पर आंच नहीं आने दी। फिर उसके बाद में जब मुगल आए तब भी भारत जो राजस्थान के जो राजा हैं उन्होंने
कुछ ने तो अधीनता स्वीकार की, लेकिन लगभग ने आपके सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। और जब जब आपके सामने मौका आन पड़ा तो इन्होंने लोहा लेने से भी पीछे नहीं हटे। तो इसके बीच में आपके सामने 1818 की संधियां होती हैं अंग्रेजों के साथ। ये राजस्थान की इतिहास का एक बहुत अधिक ऐतिहासिक मोड़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो लगातार जो मराठा है, जो आपके सामने राजस्थान पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, उसके बचने के लिए जो राजपूत राजवंश हैं, इन्होंने क्या किया भाई, अंग्रेजों का सहारा लेने की सोची। सदियों से अपनी स्वतंत्रता के लड़ने वाले सूरवीर राजपूतों ने बिना तलवार उठाए अपनी अधीनता राजपूतों को स्वीकार कर दी। मतलब ये वो कालखंड था जब हमारी मातृभूमि के लिए योद्धा सिर्फ इसी चीज के लिए जाने जाते थे कि जो लगातार युद्ध भूमि पे, रणभूमि में अपने आप को न्योछावर करने के लिए, युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए जाने जाने वाले जो योद्धा है, उन्होंने क्या, बिना तलवार उठाए ना अंग्रेजों को अपनी अधीनता स्वीकार कर दी। अंग्रेजों को कहा कि भाई अब तुम हमारी तरफ से लड़ सकते हो, लड़ो या हमारी आपके सामने जमीन को आप संभालो। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि गंभीर मजबूरियों का परिणाम था। क्या था ये? कोई आपके सामने अचानक से होने वाली घटनाओं में से एक घटना नहीं थी। क्या नहीं थी भाई? ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई, इसके पीछे हमारी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही। तो सोचो, जिन राजवंशों का, जिन सूरवीरों का हमेशा से इतिहास रहा है लोहा लेने का, हमने अनेक बार आपके सामने लोहा लिया है, कोई ना कोई तो उनकी ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो आपके सामने, जिन्होंने क्या किया भाई, आपके सामने मजबूर होना पड़ा, जो आपके सामने अंग्रेजों के। समझ में आ गया? तो इसीलिए कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरियां रही उसके बारे में अपन देखेंगे। संधियों के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? पहला था मराठा और पिंडारियों का अंतहीन आतंक। मराठा, सिंधिया, होलकर और अमीर खान पिंडारी ने लूटपाट और चौथ वसूली करके राजस्थान को आर्थिक रूप से दिवालिया कर लिया। क्या करते थे? मराठा है, जो मराठा राजवंश हुआ करते थे, जो औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपके सामने जो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान क्या पूरी केंद्रीय सत्ता नहीं थी भाई, कोई भी एक मुख्य सत्ता नहीं थी। जो दिल्ली सल्तनत वो कमजोर हो गई थी, मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो उसके लिए उस समय मराठा वो मजबूत उभर कर आए और उन्होंने राजस्थान पे लगातार आक्रमण किया। क्या क्या? उन्होंने राजस्थान पे लगातार आक्रमण किया और उनसे चौथ वसूला करते थे। क्या वसूला करते थे भाई? चौथ की वसूली किया करते थे। चौथ क्या होता है? कोई भी जितनी उपज होती है उसके ऊपर आपके सामने 1/4 कर वसूला जाता है। क्या किया जाता है? जितना आपके सामने जो उपज हो रही है उसके ऊपर 1/4 जो पैसा वसूला जाता है, 1/4 आपके सामने जो कर वसूला जाता है, उसको चौथ के नाम से जाना जाता है। और ये वसूल कर क्या कर दिया? राजस्थान को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। भाई कोई भी आपसे पैसा लेकर जा रहा है तो आप कमजोर ही हो रहे हो। राजपूत राजाओं के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं बची थी कि वो खुद उनसे लड़ सके, और धीरे धीरे आपस में राजपूत जो राज्य हैं ये आपस में लड़ रहे थे। भाई आप खुद के उत्तराधिकारी के संघर्ष देखने को मिलते थे, काफी बार आपके सामने खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष देखने को मिले। तो ये खुद भी आपस में कमजोर हो गए थे, ऊपर से मराठाओं ने इनको लगातार लड़ाई कर करके इनको फिर से कमजोर कर दिया था। तो इसीलिए उनके पास खुद के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो युद्ध लड़ सके। उन्हें सुरक्षा के लिए एक मजबूत भारी शक्ति की जरूरत थी। तो इसके लिए उन्हें क्या भाई, आपके सामने एक मजबूत भारी शक्ति की जरूरत थी। वो शक्ति कौन थी भाई? अंग्रेज। वो शक्ति कौन बन के उभरे? अंग्रेज है वो शक्ति बनकर आपके सामने उभरते हैं। वो आपके सामने एक भारी शक्ति के रूप में बनकर उभरे, जिन्होंने क्या किया भाई, आपके सामने अंग्रेजों ने वादा किया कि हम आपके लिए जो रण क्षेत्र है युद्ध भूमि में आपके लिए लड़ाई करेंगे। सामंतों व जागीरदारों का विद्रोह है। राजाओं की शक्ति कमजोर होने के कारण उन्होंने अपने सामंतों को नियंत्रण से बाहर हो गए। क्या हुआ? राजस्थान में जमींदारी प्रथा चला करती थी। जमींदारी प्रथा में क्या हुआ करता था? एक बड़ा राजा है वो अपने छोटे छोटे 5-10 गांवों को किसी एक व्यक्ति को सौंप देता था। वो सामंत या जमींदार उसको कहते थे। वो उनके बदले, उस राजा के बदले वहां पर टैक्स वसूलता था, कोई खुद की सेना रखता था और क्या करता था भाई, आपके सामने कुछ टैक्स राजा को देता था उसके बदले जो वसूल रहा है, और जब जरूरत पड़ती थी तो राजा को सेना भी देता था। यह सामंती प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो आपके सामने भाई राजाओं की शक्ति कमजोर होने लग गई और जो सामंत है, क्या है, जो सामंत है वो आपके सामने क्या है, उनके नियंत्रण से धीरे धीरे बाहर होने लगे। धीरे धीरे उनकी शक्तियां मजबूत होने लगी। वे राजाओं को कर नहीं देते थे और विद्रोह करते थे। क्या होते थे? जो आपके सामने राजपूत राजा हैं उनको वो कर नहीं देते थे, बल्कि उनका विद्रोह किया करते थे। क्या किया करते थे? उनका विद्रोह करने लगे। राजा चाहते थे कि अंग्रेज
उन्हें बागी सामंतों से बचाएं और राजा की सत्ता फिर से स्थापित करें। तो एक तो कारण भाई आपके सामने मराठा और जो पिंडारी जो लगातार आक्रमण कर रहे थे, ऊपर से जो उनके खुद के अंग सामंत हुआ करते थे उन्होंने भी आपके सामने उनका विद्रोह कर दिया था। इससे बचने के लिए भी आपके सामने उनको अंग्रेजों का सहारा लेना पड़ा। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक दिवालियापन और सैन्य कमजोरी। लगातार युद्ध और लूटपाट के कारण राजकोष इतना खाली हो चुका था कि राजाओं के पास अपनी सेना को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। क्या हो गया था? लगातार युद्ध हो रहा था। क्या? लगातार युद्ध और लूटपाट करने के कारण क्या हो चुका था? जो राजकोष है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। समझ में आ गया? जो राजकोष है उसमें इतना धन नहीं बचा था, वो बिल्कुल खाली हो चुका था। राजाओं के पास अपनी सेना को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे थे। क्या नहीं थे? राजाओं के पास अपनी जो सेना है उसको वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। वे आर्थिक सुरक्षा चाहते थे। वे चाहते थे आपके सामने कि कैसे भी आपके सामने भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन आपके सामने जो राजा है अंग्रेज है वो उनकी मदद करे आपके सामने, और ताकि उनकी सेना है वो फिर से सशक्त हो सके। तो पैसे की भी कमी हो चुकी थी। भाई सबसे जरूरी चीज तो पैसा ही होता है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अंग्रेजों की कूटनीतिक दबाव। लॉर्ड हेस्टिंग और चार्ल्स मैक्टॉफ ने राजपूत राजाओं पर यह एहसास दिलाया कि वे अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मराठा उनको अपने दुश्मन बना देंगे। तो सीधी सीधी बात है भाई, अंग्रेजों की तो एक ही चाल हुआ करती थी, फूट करो राज करो। मराठा उस समय सबसे मजबूत शक्ति हुआ करते थे। उन्हें पता था कि अगर हम मराठाओं को कमजोर नहीं करेंगे, अगर मराठाओं को एक सबसे बड़ी शक्ति नहीं बनाकर उभारेंगे, दूसरे राजाओं को डर दिखाकर, मराठाओं के खिलाफ डर दिखाकर उनको अगर नहीं रोकेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? मराठा मजबूत हो जाएंगे और हमें देश से निकाल फेंकेंगे। भाई अगर राजपूत इकट्ठा हो जाते, मराठा एक जगह हो जाते, इधर सिख एक जगह हो जाते, तो अंग्रेज क्या बड़ी चीज थी? क्या नहीं थी। लेकिन कुछ तो आपस में हमारे राजा, इनकी भी कमियां थी, आपस में लड़ते रहते थे। साथ के साथ अंग्रेज है उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से क्या क्या, फूट डालो राज करो की नीति के तहत इन्होंने ये दूसरे राजाओं को ये दिखाया कि वो राजा इतना शक्तिशाली है, वो तो तुम्हें क्या कर देगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। तो इस प्रकार से उन्होंने दुश्मनी का सहारा दिखाकर क्या कर दिया भाई, आपके सामने कूटनीति का प्रयोग किया और इन राजाओं को धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसा लिया। निष्कर्ष की बात करें, राजपूत राजाओं ने अपनी कुर्सी जान माल को बचाने के लिए सुरक्षा छाते के रूप में अंग्रेजों से संधि कर ली। अब धीरे धीरे जो राजपूत राजा है उनको ये लगने लग गया कि एक तो ये जो आपके सामने मराठाओं ने लगातार आक्रमण कर दिया था, इससे उनके डर पहले से था, लेकिन कुछ आपके सामने अंग्रेजों ने उनको विश्वास दिला दिया कि भाई तुम्हें तो संधि करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपके सामने आज नहीं तो कल तुम्हारी जो सत्ता है वो मराठाओं के हाथों में चली जाएगी, और नहीं चली जाएगी तो क्या फायदा है तुम्हारे पास सत्ता होकर? तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास शक्ति बची है, ना तुम्हारे पास सेना है, ना तुम्हारे जो सामंत हुआ करते थे, जो तुम्हारा संरक्षण दिया करते थे, आज वो भी तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तो तुम शक्ति होते हुए भी तुम शक्ति विहीन हो। समझ में आ गया? और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बेचकर अपनी सुरक्षा खरीदी। उन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता को बेचकर क्या कर ली भाई, सुरक्षा खरीदना उचित समझा। तो ये था आपके सामने जो आपका जो पूरा का पूरा प्रश्न था। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण और परिणामों का विवेचना कीजिए। क्या करना आपको? राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे और क्या क्या प्रमुख परिणाम हुए। समझ में आ गया? 1857 के जो विद्रोह है उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या परिणाम रहे, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस पूरा वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, क्या उनके सामने उनके परिणाम हुए। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। समझ में आ गया? वीडियो को पूरा देखना। और जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये जो पीडीएफ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्री में आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे डाल रखी है। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाएगा उसको मैं दे दूंगा भाई पीडीएफ।
साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से ये जो पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। चलिए, 1857 के विद्रोह राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण का पहला सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मतलब 1857 का जो विद्रोह है वो राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण का सबसे बड़ा संघर्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई, आपको पता है 1857 की जो क्रांति है वो सिर्फ आपके सामने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में आपके सामने सबसे बड़ी क्रांति हुआ करती थी। उस क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के प्रति। काफी लोगों ने इसको क्या बोला, जो भारतीय लोग उन्होंने ये कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली क्रांति कहा। अंग्रेजों ने इसे सिपाही म्यूटनी कहा, मतलब सिपाहियों का विद्रोह कहा। क्यों कहा, भारतीय लोगों ने ये क्यों कहा, क्योंकि भाई आपके सामने यही वो पहली क्रांति हुआ करती थी। उसके बाद में भारतीय लोगों को ये लगने लग गया कि हम आज नहीं तो कल आपके सामने अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी भी कोई शक्ति नहीं है। समझ में आ गया। अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी इसीलिए कहा, सिपाहियों को विद्रोह इसीलिए कहा क्योंकि वो आपके सामने जो इस विद्रोह को छोटा करके दिखाना चाहते थे। अगर वो बड़ा करके दिखाते तो उन्हें जो ब्रिटेन की जो संसद है आपके सामने उनको जवाब देना पड़ता। उसके बाद में काफी चीजों में जो बदलाव आया, लेकिन ये जो विद्रोह है वो आपके सामने जो मेरठ की छावनी से शुरू होता होता पूरे भारत में फैलता है और उसका प्रभाव कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह राजस्थान में ब्रिटिश नियंत्रण के सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। क्या था, 1857 का विद्रोह राजस्थान में जो ब्रिटेन का जो नियंत्रण हुआ करता था वहां पे सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। क्या हुआ, वहां पे सबसे बड़े संघर्ष के रूप में उसको जाने जाने लगा। हालांकि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। यहां पर क्या क्या, जो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, जो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों, क्योंकि भाई 1818 में मैंने आपको पहले वाला प्रश्न जो आपको पहले पढ़ाया है, अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर पढ़ लेना। वहां पर क्या है, राजाओं ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या किया था भाई, ये जो राजा है इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन जनता और कई सैनिकों ने विरोध में झंडा बुलंद किया था। जिससे क्या, जनता और जो कई सैनिक है उन्होंने क्या किया भाई, जनता यहाँ की क्या थी, आपके सामने अंग्रेजों के विरोध में थी। लेकिन यहाँ के राजा जो पहले अंग्रेजों के साथ संधि कर चुके थे, उन्हें अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई मराठा और जो ये पिंडारी है या जो सामंत है जो आपका लगातार विरोध कर रहे हैं, अगर आपको जो आप पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, आपको कमजोर बना दिया है, आपको अगर सत्ता चाहिए तो आपको क्या है, हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको इन जो मराठाओं से बचा लेंगे। और इसके चक्कर में, इस सत्ता के लोभ में इन्होंने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। जिस राजस्थान का इतिहास सदैव जो सूरवीरों के नाम से जाना जाता था, जो लगातार आपके सामने इतिहास में युद्ध लड़ते रहे, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उन्होंने इसी के बदौलत जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो राजस्थान के जो राजा हैं इन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। और कई सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। और क्या क्या कई सैनिक है, इन्होंने जो झंडा है वो भी बुलंद किया। राजपूताना में उस समय कई 6 ब्रिटिश छावनियां हुआ करती थी। राजपूताना जो आज उस समय का जो राजस्थान का नाम राजपूताना हुआ करता था, उस समय वहां पर 6 ब्रिटिश छावनियां हुआ करती थी। कितनी छावनियां थी, 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा कुछ प्रमुख थी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा आपके सामने इसमें प्रमुख थी। भाई फिर से बता देता हूं, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, इनमें से कुछ प्रमुख क्या थी, छावनियां थी। अच्छे से याद कर लेना इन नामों को, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा कुछ प्रमुख आपके सामने छावनियों में से हुआ करती थी। ये तो थे आपके सामने जो भूमिका, भाई क्या किस तरीके से आपके सामने कौन सी घटना हुई, क्या क्या उसके पीछे था। अब मैंने आपको बताया विद्रोह के कारण, क्यों हुआ विद्रोह, समझ में आ गया। पहला पॉइंट था अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। 1818 के संधि के विपरीत अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों के मामले में हस्तक्षेप किया और पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से तानाशाही की। मतलब कुछ जो राजा है जो इनके विरोध में खड़े हुए, जनता आपके सामने इनके विरोध में खड़ी हुई, तो क्यों खड़ी हुई, क्योंकि अंग्रेज है ना धीरे धीरे आपके सामने क्या करने लग गए थे, इनके जो जनता है
उनके फैसले पहले जो राजा यहाँ के लिया करते थे, उनके बदौलत कौन लेने लगे भाई? ये अंग्रेज लेने लगे। कौन लेने लगे? ये अंग्रेज है, वो आपके सामने लेने लगे। जो अलग अलग प्रकार के जो राजा हैं, इनके मामले में हस्तक्षेप भी करने लगे। साथ के साथ जो पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी, और जो पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करता था जो आपके सामने इनका, उसके माध्यम से क्या क्या, एक तानाशाही शुरू कर दी। क्या कर दी? एक तानाशाही आपके सामने इनके द्वारा शुरुआत कर दी गई। पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने लग गए। खुद आपके सामने धीरे धीरे जो राजपूत राजाओं की जगह खुद पूरी की पूरी क्या है, कर वसूलना हो गया, यहाँ का व्यापार को कंट्रोल करना हो गया। सबका सब काम कौन करने लगे भाई? अंग्रेज है वो करने लग गए। सामंतों का असंतोष। अंग्रेजों ने राजाओं की मदद में से सामंत जागीरदारों के विशेष अधिकार छीन लिए। क्या क्या? अंग्रेजों ने क्या क्या, जो राजाओं की मदद से, अंग्रेजों ने राजाओं की मदद से सामंतों जमींदारों के जो विशेष अधिकार थे वो छीन लिया। तो जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर रखा था? यहाँ की जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी और यहाँ के जो सामंत हुआ करते थे, उनको उस भूमि पर जो टैक्स इकट्ठा करने का जो अधिकार था, वो अधिकार यहाँ के सामंतों के पास था। लेकिन वो अधिकार क्या है? वो इस विशेष अधिकार इन्होंने छीन लिया। किसने छीन लिया भाई? अंग्रेजों ने। किसने छीन लिया? अंग्रेज है, उन्होंने आपके सामने जो ये अधिकार है, जो विशेष अधिकार हुआ करता था यहाँ का, वो छीन लिया। इसके लिए आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे सामंतों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी से क्या हुआ? इसी के बदौलत आउवा जो पाली के जो ठाकुर है, कुशाल सिंह जैसे सामंत है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके पीछे कारण यही था, जो छोटे छोटे जो सामंती राजा हुआ करते थे, उन सामंती राजाओं ने आपके सामने, उन सामंती राजाओं को वो शक्तियां नहीं रही जो उनके पास पहले हुआ करती थी। अब उनके बदौलत जो अंग्रेज है वो टैक्स वसूलने लगे थे। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा नमक व्यापार पे कब्जा कर लिया गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई? आपके सामने जो नमक व्यापार है उस पर कब्जा कर लिया। किसानों पर भारी कर से आम जनता भी भारी गुस्सा था। क्या था? आपके सामने जो किसान थे उन पर बहुत बड़ा भारी मात्रा में कर लगाने लगे। क्या करने लगे? बहुत ही भारी मात्रा में आपके सामने इनके द्वारा कर लगाई जा रहा था। समझ में आ गया? जिससे आम जनता में भारी गुस्सा था। तो इससे क्या हो गया? वहां की जो जनता है, क्या है, वहां की जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। आपके सामने जो टैक्स हो गया, नमक हो गया, नमक एक सबसे जरूरी उत्पादन है, सबके घरों में नमक की जरूरत पड़ती है ना, तो नमक पर टैक्स लगा दिया गया। तो आम जनता इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई। आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। तत्कालीन प्रभाव। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया। साथ के साथ जो नसीराबाद की जो छावनी हुआ करती थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या हुआ करती थी आपके सामने? मतलब भाई अजमेर में छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, सैनिकों की, उसको अजमेर से हटाकर कहां पर क्या कर दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया था। कहां पर भेजा था? नसीराबाद भेज दिया गया था। और वहां पर चर्बी वाले कारतूस, तो जो कारतूस है उसकी अफवाह फैल गई। क्या फैली? कि भाई आपके सामने जो अभी जो नई राइफल आई थी, इन्फेंट्री राइफल, उसमें क्या था आपके सामने? जो पहले क्या हुआ करता, आजकल तो गोली डलती है बंदूक के अंदर और सीधी चल जाती है। पहले जो कारतूस हुआ करता था ना, उसको जो बंदूक है ना, उसके जो जब गोली निकलती है तो आज तो सीधी निकल जाती है, लेकिन पहले उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए उसके चारों तरफ क्या है? ग्रीस लगाया जाता था। उसको ऐसे कहा जाता है कि वो ग्रीस आपके सामने, और उसको मुंह से आपको कवर हटाना पड़ता था उस गोली का। तो उसको हटाने के लिए उसका जो ग्रीस है वो कहा करते थे आपके सामने सुअर और गाय, उसकी चर्बी से बना हुआ है। तो सुअर है, उसके लिए आपके सामने जो मुस्लिम लोग हैं वो भी उसको सही नहीं मानते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र चीज है भैया आपके सामने जो गाय। तो अगर उसका मांस मिला दिया जाए तो दोनों के दोनों लोगों ने क्या हो गई? विद्रोह फैलने लग गया, और वहां पर बहुत बड़ा क्या हो गया था? अफवाह हो गई थी। अफवाह फैलने की वजह से 28 मई 1857 के अंदर विद्रोह के परिणाम। अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होना। राजस्थान के शासक जैसे बीकानेर, जयपुर की भारी मदद से अंग्रेजों ने कुचल दिया। क्या किया? आपके सामने राजस्थान के जो अन्य शासक हुआ करते थे, उन्होंने अंततः क्या किया? आपके सामने अंग्रेजों का साथ दिया। किनका साथ दिया भाई? अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें बीकानेर और जयपुर के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने आपके सामने है जो इनकी जो अंग्रेजों की मदद की। किनकी मदद की? अंग्रेजों की मदद की, और आपके सामने जो विद्रोह है उसको कुचल दिया।
विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने वफादार राजाओं को पुरस्कार भी देना शुरू किया। क्या क्या, जो राजा वफादार थे इनके प्रति, उनको पुरस्कृत भी करना शुरू कर दिया। भाई उनको कुछ ना कुछ मदद दे दी, है ना, चाहे उनको ज्यादा पैसा वेतन देना शुरू कर दिया हो, चाहे और कोई शक्ति देनी शुरू कर दी हो। सामंतों का पतन, आवा के ठाकुर जैसे विद्रोही सामंतों की शक्ति हमेशा के लिए कुचल दी गई, और जो सामंत आपके सामने जिन्होंने इनका विद्रोह किया अंग्रेजों को, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था इन राजाओं के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्ति जो जमीन पर जो सामंत, जो लोग हैं, जो टैक्स वसूला करते हैं, उनके पास असली शक्ति है। इसका पता चल गया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आपके सामने धीरे धीरे जो सामंत हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, धीरे धीरे जो सामंत हुआ करते थे, उनकी शक्तियों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनको कुचल दिया, और उनके जो किले हुआ करते थे उनको भी नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, उनके जो किले हुआ करते थे उनको भी धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। उनकी जो शक्तियां थी उनको पूरे तरीके से विध्वंस कर दिया गया। जागृति का संचार, हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के बीज बोते। क्या रहे, विद्रोह जो आपके सामने रहा, अंग्रेजों का जो विद्रोह रहा वो असफल रहा। समझ में आ गया, जिससे राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के बीज बोते, जिसने क्या हुआ, राजस्थान में जो लोग हैं वो देशभक्ति के लिए, जिनके अंदर पहले से देशभक्ति की भावना थी, मातृभूमि के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहने वाली राजस्थान की जो जनता है, वो अपने राजाओं के भी विद्रोह होनी शुरू हो गई, और अंग्रेजों के खिलाफ तो उनका विद्रोह और भी प्रखर होने लग गया, जिसे बाद में प्रजामंडल और किसान आंदोलन ने जन्म लिया। उसके बाद में ये जो राजस्थान की जनता थी, जो प्रजा थी, उसको ये चीज समझ में आ चुकी थी, ये जो यहाँ के जो शासक है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अंग्रेजों के गुलाम है, और इनसे हमें मुक्ति पानी होगी। अगर हम इनसे मुक्ति पाएंगे तभी आपके सामने क्या होंगे, हम अपनी आपके सामने जो शक्तियां उसको बचा कर रख पाएंगे और अंग्रेजों की अधीनता से दूर हट पाएंगे। तो इन्होंने उसके बाद में प्रजामंडल का आंदोलन और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन से आंदोलन की, प्रजामंडल और किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। राजस्थान में 1800, अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह है मुख्य रूप से छावनियों के सैनिक और कुछ असंतुष्ट सामंतों तक सीमित रहा। उस समय भाई 1857 की क्रांति की जो लिमिटेशन थी, कमियां यही थी कि उस समय समाज का जो हर वर्ग है वो इससे नहीं जुड़ा था। समाज में जो कुछ लोग हैं जिनके हितों का नुकसान हो रहा था, उन्हीं लोगों ने युद्ध में भाग लिया। इसी के वजह से यह युद्ध है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया, या आपके सामने एक क्रांति है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। क्यों, कुछ लोगों ने इसमें भाग लिया, और जो अमीर लोग या कुलीन वर्ग हुआ करता था उसे उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या कर लिया भाई, अंग्रेजों का साथ भी दिया था, इसीलिए ये ज्यादा सफल नहीं हुई। क्योंकि देशी राजाओं ने अपनी संधियों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हुए राजाओं का साथ दिया। इसमें क्या हुआ, क्योंकि जो देशी राजा हैं उन्होंने जो संधियां थी अंग्रेजों के साथ, उनकी जो संधियां थी उसके प्रति वो क्या थे, कट्टर थे, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, और जो जनता है उसकी जो भावना उसको कुचलने का काम किया। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, विस्तार से बता दिया मैंने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, किसका, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला प्रश्न होने वाला है, राजस्थान में कर्षक आंदोलन के कारण व स्वरूपों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ करता था, कौन सा आंदोलन हुआ करता था, जो किसान आंदोलन हुआ करता था, उसके पीछे क्या कारण रहे और क्या स्वरूप रहे। भाई वो आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण हुआ करते थे, क्या उनका स्वरूप है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना भाई। साथ के साथ ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो छोटा सा काम है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 30,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं और आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। कर दो, पैसे तो लगते हैं नहीं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन इस प्रश्न को।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में, क्या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान में किसानों ने, जमींदार और रियासती सरकारों ने घोर शोषण का खिलाफ जो आवाज उठाई थी उसे कर्षक आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में राजस्थान में किसानों ने जागीरदार, सामंतों और रियासती सरकारों का घोर विद्रोह किया था। क्या हुआ? 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके अंदर दो चीजें प्रमुख रूप से उभर कर आई। उसमें जो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनका जो असली चेहरा वो जनता के सामने आ गया। क्या हुआ? उनका जो असली चेहरा वो जनता के सामने आ गया। जनता को ये पता चल गया कि ये शासक जो पहले हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ करते थे, हमारी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक दे देते, अब वो राजा नहीं रहे हैं, अब वो शासक नहीं रहे हैं। आज वो शासक अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। वो जनता की भावनाओं को त्याग पर रखकर उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ के साथ वो सामंत लोग जो आपके सामने क्या है, जिनका जुड़ाव जनता के साथ था, जो ऐसे सामंत जिनका जनता पर काफी प्रभाव था, जनता जिनको अच्छा मानती थी, उन लोगों को भी क्या कर दिया? आपके सामने कुचल दिया गया, उनको भी सत्ता से हटा दिया गया। साथ के साथ कुछ लोग ऐसे सामंती लोग थे जो आपके सामने क्या, जनता से बहुत ज्यादा कर वसूला करते थे। जनता है उनके विद्रोह में हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? जनता उनसे विद्रोह में हो चुकी थी। तो इसी के लिए जो किसान थे और वहां के जो जागीरदार थे, उन्होंने क्या किया? जो आपके सामने जो रियासती सरकार थी, ये जो रियासती सरकार थी, उसके घोर शोषण के खिलाफ क्या करी? आवाज उठाया। क्या उठाया? उनका जो घोर शोषण हुआ करता था, उनका क्या हो रहा था? जो घोर शोषण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। उसे कर्षक आंदोलन कहा जाता है। तो जो किसान है जिन्होंने आपके सामने क्या किया? आवाज उठानी शुरू की आपके सामने जो सरकार के खिलाफ, उनको और ये जो जमींदारों के खिलाफ, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने कर्षक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्षक आंदोलन के नाम से, किसान आंदोलन के नाम से उसको जाना जाता है। बिजोलिया, बिगू और शेखावाटी के किसान आंदोलन पूरी तरीके से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। तो आपके सामने राजस्थान के किसानों का आंदोलन न सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहा, बल्कि पूरे भारत के अंदर वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसमें जो अलग अलग प्रकार के किसान हुआ करते थे, जैसे बिजोलिया के किसान हो गए, बेगूसराय के जो जगह होती है वहां के किसान हो गए, शेखावाटी के जो आपके सामने जो किसान है, यहाँ के जो किसान आंदोलन है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ। समझ में आ गया? बिजोलिया का हो गया, बिगू का, शेखावाटी का आपके सामने क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आपके सामने प्रसिद्ध हुआ। समझ में आ गया? एक लोगों को एक तरीके से आपके सामने पूरे के पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक प्रकार की एक वो मिली, मोटिवेशन मिला आपके सामने कि यहां के लोगों ने, किसानों ने आंदोलन किया है। कर्षक आंदोलन के पीछे क्या कारण थे? जो यहाँ का जो कर्षक आंदोलन था उसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण हुआ करते थे? क्या क्या प्रमुख कारण थे? पहला था अत्यधिक लाग बाग, टैक्स। किसानों पर 84 प्रकार के मनमाने कर राजस्थान में अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो देखो यहाँ की ना आपके सामने, यहाँ पर है ना कृषि जमीन में उपज तो कम हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे व्यापार बहुत हुआ करता था। समझ में आ गया? तो एक तो आपके सामने व्यापार पे टैक्स लगा दिया, जमीन में उपज वैसे कम हुआ करती थी, तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर कुल 84 कर लगाए जाते थे। किसी का बच्चे का जन्म हो रहा है तो टैक्स, किसी की शादी हो रही है तो टैक्स, घर में रह रहे हो तो टैक्स, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो टैक्स, समझ में आ गया? नमक ला रहे हो तो टैक्स। तो हर चीज पर टैक्स आपके सामने, उपज पर ही नहीं, अनेक प्रकार के 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। जैसे चौरी कर हुआ करता था बेटी की शादी पर, है ना, कर, तलवार बंधाई पे, अगर आपके सामने तलवार वगैरह की जो शादी में जो रस्म हुआ करती थी उनके ऊपर टैक्स, मैं हर छोटी से छोटी घटना पर भी लोगों से कर वसूला जा रहा था। तो जनता इस सब चीजों से, इन सब घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इन जो छोटे छोटे जो कर उनसे लिया जाता था उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिससे भी अपना जीवन नरक बन चुका था। इससे उन लोगों का क्या जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में बन चुका था। इससे उनका जीवन धीरे धीरे नरक टाइप में हो चुका था। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा परेशानी में थे भाई आपके सामने सभी के सभी लोग उस समय कि भाई इतना कर कहां से दें, इतनी तो राजस्थान में जमीन उपजाऊ नहीं है, इतना तो पैसा ही नहीं है। थोड़ा बहुत व्यापार से पैसा आया करता था, उससे आपके सामने वो भी टैक्स में वसूल किया जाता था। लाटा कुंता प्रथा,
यह फसल का अनुमान लगाने और कर वसूलने का एक शोषण प्रणाली थी। एक प्रथा हुआ करती थी लाटा कुंता प्रथा, मतलब आपकी जमीन है, आपने खेती कर रखे हो और वहां पर आपके सामने उनकी वास्तविक उपज पर, जैसे भाई आपके सामने आपने अनाज निकाला और पता चला कि भाई 10 बोरी हुई है, उसके हिसाब से आप पर 2 बोरी लेकर चले गए, 1 बोरी लेकर चले गए। ऐसे नहीं, वो तो खड़ी फसल पर अनुमान लगा लेते थे कि हो रही है 5 बोरी की आपके सामने फसल और उन्होंने लिख दिया भाई 20 बोरी होंगी इसके। तो अब आपके तो 5 हुई हैं, 3 तो वो लेकर ही चले गए, तो आपके क्या बचा? समझ में आ गया? तो यही है, ये जो लाटा कुंता प्रथा हुआ करती थी, फसल का अनुमान लगाकर कर वसूलने की प्रथा थी। क्या थी? फसल पर आपके सामने अनुमान लगाकर कर वसूला जाता था कि इस आदमी की तो इतनी फसल होगी, इसके आधार पर कर वसूला जाता था। और ये शोषक प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी भाई? आपके सामने एक जनता को शोषण करने वाली प्रणाली थी। कैसे प्रणाली थी? एक शोषण करने वाली प्रणाली थी, जिससे पैदावार से ज्यादा कर मांग लिया जाता था। समझ में आ गया? पैदावार ही नहीं हो रही है, अगर किसी की अगर सामान से दुश्मनी हो गई तो वो दुश्मनी लगाने के लिए यही करता था, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कर लिख दिया, उपज लिख दिया करता था। अब बेचारे की पैदावार 5 बोरी की हो रही है और उसने आपके सामने कर वो 6 बोरी का वसूलने के लिए आ गया, कहां से देगा? इसीलिए ये प्रथा है, उसने आपके सामने लोगों का जीवन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया था। लाटा कुंथा प्रथा जैसी प्रथाओं ने। बेकार प्रथा, जमींदार किसानों और उनके परिवारों से बिना पैसे दिए मुफ्त में मजदूरी कराई जाती थी। जागीरदार क्या करते थे? जागीरदारों के पास खुद के पास खूब जमीन हुआ करती थी, है ना। तो अब वो लोग क्या करते थे भाई, उनके पास जो उनको अपनी जमीन पे काम करवाने के लिए लोगों को ब्याज में थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, है ना, खुद की जमीन पे काम करने के लिए। अब इतने लोगों के पास उपज नहीं हुआ करती थी कि भाई उस कर्जे को चुका पाए, तो उनसे फ्री में काम करवा लिया जाता था, या फिर ऐसे भी लोगों पर मुफ्त में काम करवाया जाता था। उसको बेगार प्रथा के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा के नाम से। जागीरदार किसानों को उनको परिवार से बिना पैसे दिए मुफ्त में क्या क्या कराई जाती थी? मजदूरी कराई जाती थी। समझ में आ गया? मुफ्त में मजदूरी करवाई जाया करती थी। अगला है अस्थायी पट्टे। किसानों और उनकी जमीन पर अस्थायी पट्टे मालिकाना हक नहीं था। राजस्थान की जो जमीन थी ना, वो वहां के जो किसान जो उस पर जमीन पर फसल उगा रहा उसकी नहीं थी। समझ में आ गया? उनको मालिकाना हक नहीं था, उनके पास स्थायी पट्टा नहीं दिया गया था। सामान जब चाहे जब उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया करते थे। समझ में आ गया? किसी की सामान से लड़ाई हो गई, उसको जमीन से बेदखल कर दिया, आज से तू नहीं जमीन को इस जमीन पर तू कृषि नहीं करेगा, कोई और करेगा, है ना। तो इस तरीके से जो लोगों के पास क्या थे, खुद की जमीन नहीं थी, अस्थायी पट्टे हुआ करते थे। उनकी जमीन जो लोग मेहनत से सींचकर सालों साल जिन्होंने मेहनत करके उस जमीन पे काम किया है, उन लोगों को एक दिन में बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रथा से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। आंदोलन का स्वरूप अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 दुनिया का सबसे लंबा 44 वर्ष चलने वाला पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। क्या था? बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 तक दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं चला, है ना। और अहिंसात्मक आंदोलन, सबसे बड़ी बात है, अहिंसात्मक किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं हुआ। आज उस समय की बात है, आज की नहीं, उस समय की। इसका स्वरूप सत्याग्रह जैसा था। आजकल तो होते ही हैं भैया, आपके सामने थोड़े दिन पहले जो इंडिया सरकार, भारत सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ, तो वो भी खूब लंबे दिन चला था ना। तो ऐसे उस समय इतना लंबा कभी भी कोई अहिंसात्मक आंदोलन, इंपॉर्टेंट बात है, अहिंसात्मक आंदोलन कोई नहीं हुआ था। और इसका स्वरूप सत्याग्रह जैसे था, जो महात्मा गांधी की राह पर आपके सामने उसको किया गया था। जातीय संगठनों की भूमिका। आंदोलनों के आधार पर अक्सर जातीय पंचायत हुआ करती थी। क्या हुआ करता था? जो आंदोलन है वो कैसे बड़ा बना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्या था? अलग अलग प्रकार की जातियों का इस प्रकार के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अक्सर क्या है, जातीय पंचायत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? अक्सर जो जातीय पंचायत है उनका निर्माण किया जाने लग गया। क्या किया जाने लग गया? अक्सर जो जातीय पंचायत है उनका निर्माण है वो किया जाने लग गया। जातीय पंचायतों के आधार पर जो आंदोलन है उनकी रूपरेखा पड़ी। बिजोलिया में धाकड़ जाति और राजस्थान के जाट किसानों ने संगठित होकर नेतृत्व किया। बिजोलिया आंदोलन में जो शेखावाटी के जाट है और आपके सामने बिजोलिया में जो धाकड़ जाति है, उन्होंने आपके सामने क्या किया, जो आपके सामने इस आंदोलन को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। सुसंगठित नेतृत्व है। विजय सिंह पथिक,
राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा जैसे शिक्षित नेताओं ने इस आंदोलन को और मजबूत बनाया। भाई कोई भी आंदोलन है वहां पर शिक्षित, पढ़े लिखे, जागरूक युवा और आपके सामने एक समझदार व्यक्ति पहुंचते हैं तो उस आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है। तो इसी आंदोलन में भी कुछ आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके वजह से यह आंदोलन बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, जैसे विजय सिंह पथिक हो गए, राम नारायण चौधरी हो गए, माणिक्य लाल वर्मा हो गए। या आपके सामने कुछ शिक्षित और महत्वपूर्ण आपके सामने जो क्या थे, शिक्षित राजा थे जिनके वजह से यह आंदोलन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और इन्होंने क्या किया, जो अखिल भारत है उसको एक वास्तविक चेहरा देने का काम किया। प्रताप जैसे अखबारों ने इसे राष्ट्रीय स्तर पे लोकप्रिय बनाया और जो प्रताप जैसे आपके सामने जो अखबार है इन्होंने इसको खूब कवर किया और आपके सामने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने का काम किया। क्या काम किया, राष्ट्रीय स्तर पे उसको एक पहचान दिलाई। निष्कर्ष, राजस्थान में कर्षक आंदोलन में न केवल सामंती शोषण की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, क्या कही, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उन्होंने जो सामंती प्रथा है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। एक तो 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने उनको धीरे धीरे नष्ट किया और उसके बाद में किसान आंदोलन है उसने तो इस प्रथा को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद ही कर दिया। बल्कि आम जनता की बाहरी राजनीतिक चेतना भी जताई, बल्कि जो आम जनता है उसको देश के प्रति और अपनी जो भावनाओं के प्रति उसे जागरूक करने का भी काम किया, जो बाद में जाकर पंजाब मंडल आंदोलन का आधार बनी। जो क्या हुआ, आगे जाकर जो पंजाब मंडल आंदोलन है उसका भी एक मुख्य भूमिका निभाई गई। तो ये था 1800 आपके सामने जो 18 किसान आंदोलन है राजस्थान का, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।